आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। हर जानिब से मौत जैसे दर्दनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। कोरोना के कहर के बीच मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऑक्सीजन स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों की बाढ़ आई हुई है। कोई अपने रिश्तेदारों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहा है तो कोई अस्पताल के बेड का बंदोबस्त कर रहा है। कई अस्पतालों ने तो महज चंद घंटों की ऑक्सीजन बचे होने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर की है और इसे इमरजेंसी जैसे हालात से ताबीर किया है। सवाल यही उठता है कि कोरोना एक लंबे अरसे से, तकरीबन 1.25 साल से कोरोना अपने पैर पसारता रहा और कोरोना की वबा फैली हुई है। फिर क्या सरकार और इंतजामिया ने इतने दिनों से कोई सीख हासिल नहीं की? आखिर इस तरह के हालात क्यों बन गए? आज ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी का सीधा सीधा मतलब यह है कि इंसानी जानों से खिलवाड़। कोरोना का सीधा अटैक जो होता है उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ऑक्सीजन की होती है, और वही ऑक्सीजन जब इंसान को वक्त पर नहीं मिलेगी तो इंसान आखिर जिंदा कैसे रहेगा? इतनी बड़ी कमी या इतनी बड़ी अनदेखी, आखिर इसे कहा क्या कुछ जाए? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब क्या कुछ सरकार इस पर कर रही है? आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अहम मीटिंग की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्त नोटिस लिया है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर अनदेखी हुई है और कहां पर चीजों को सही से चीजों से निपटा नहीं गया। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर एमएस कंवर साहब, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएस कंवर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ अताहर जैदी साहब, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी डिबेट का हिस्सा है। कुछ देर में बीजेपी स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। अताहर जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अताहर जैदी साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि आखिर हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए? सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का जो नोटिस आया, जो उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं। खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जो मुल्क का कैपिटल है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इतने हालात कैसे बिगड़ गए? अताहर जैदी साहब। हुरैरा जी, हालात बिगड़ना ये इसलिए पैदा हुई है सिचुएशन के पिछली बार जो वेव आई थी दिल्ली के अंदर कोरोना की, उसमें जो पॉजिटिविटी रेट था वो 8% से ऊपर मैक्सिमम पीक पे भी अपने नहीं गया था। दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम केसेस आए थे वो 8 से 8,500 आए थे। लेकिन इस बार जो ये वेव आई है, इस वेव में आप ये देखिए कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो करीब 30 से 31 तक पहुंच गया, और मैक्सिमम केसेस जो है दिल्ली के अंदर वो 29 से 30 हजार के करीब आए। अब मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूँ अबू हुरैरा जी कि पिछले साल जब ये वेव आई थी तो हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जिसमें हमने एक चीज ये सीखी थी कि इस बीमारी में मरीज को कुछ मिले ना मिले, लेकिन ऑक्सीजन उसको जरूर मिलना चाहिए। ऑक्सीजन उसकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और ऑक्सीजन के बिना इस बीमारी में मरीज जो है वो अपनी जान गंवा सकता है। लेकिन मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने 2020 में जो ऑक्सीजन इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी केंद्र सरकार, वो थी 4,500 मैट्रिक टन, और 2021 में जो केंद्र सरकार ने बाहर एक्सपोर्ट की है ऑक्सीजन, वो है 9,300 मैट्रिक टन। यानी जस्ट डबल उन्होंने ऑक्सीजन को बाहर एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि दुनिया में ऑक्सीजन बनाने वाली सबसे बड़ा देश जो है मैन्युफैक्चर, वो हिंदुस्तान है। अगर हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमारे यहाँ भी मरीजों को ऑक्सीजन की वजह से जान गंवानी पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई नहीं हो सकता। मैं अब दिल्ली के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली का अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। दिल्ली की ये मजबूरी है कि दिल्ली की डिपेंडेंसी हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर है, जो कि खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ऑक्सीजन को, और दिल्ली का एक पर्टिकुलर कोटा है। जब दिल्ली में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में रैलियां करने से बेहतर यह था कि जो मुख्यमंत्री थे, जहां पर ये वेव ज्यादा आ गई थी, उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए थी और उनसे पूछना चाहिए था कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए थी।
अब जब हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए और पानी सर से ऊपर उतर गया और दिल्ली के अस्पतालों को हाईकोर्ट का रास्ता देखना पड़ गया कि हमारे यहाँ पे 1 से 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, तब जाके केंद्र सरकार जो है वो एक्टिव हुई है और उन्होंने हमारा कोटा बढ़ाया, जिसके लिए हम उनके लिए शुक्रगुजार है। हालांकि हमारा अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 700 टन है, हमारा कोटा 480 किया गया 378 से, लेकिन जितनी भी बड़ी है हम उसके लिए भी शुक्रगुजार है केंद्र सरकार के। लेकिन उसमें भी अभी ये हो रहा है कि जहां से हमारे पास ये ऑक्सीजन की खेप आनी है, वहां के स्टेट भी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं। पहले वो अपने स्टेट का स्टॉक पूरा करना चाह रहे हैं, दिल्ली को उसके बाद पहुंचा रहे हैं, जिससे हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें इनिशिएटिव लेगी और दिल्ली की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि यहाँ किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो पाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहली जो प्रायोरिटी है यही होनी चाहिए कि किसी तरह से इंसानी जानों को बचाया जा सके। मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूँगा। कंवर साहब, ऑक्सीजन मुल्क में है या नहीं है, दिल्ली में है या नहीं, ये तो एक सियासत से जुड़ा हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल सर यहाँ पर ये उठता है कि ऑक्सीजन तो हमेशा ही जान बचाने के लिए बहुत अहम होती है, लेकिन आज के वक्त में ऑक्सीजन की अहमियत इतनी ज़्यादा कितनी अहमियत है इसकी, और अगर इस तरह के हालात बन जाए कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है और मरीज को फौरन ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसे हालात में क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं मेडिकल के एतबार से? देखिए, ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट नहीं होती। मेडिकल ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है, उसके अलावा लोग कुछ सिलेंडर भी घर में अभी जमा कर रहे हैं, होर्डिंग भी कुछ हो रही है, ये भी खबरें आई रही हैं। और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो होते हैं, जिससे कि जो हवा से ऑक्सीजन बना के पेशेंट को देते हैं, तो वो भी मार्केट से काफी देर से बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। उन चीजों की भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। खैर, वो अलग चीज है। सवाल ये है कि जो हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन सप्लाई है, अगर उसी के ऊपर डाउट हो जाए तो क्या कैसे बनेगा? ये हालात कभी देखने सुनने को आए नहीं थे, इसलिए इससे वाबस्ता नहीं हुए लोग कहीं भी। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि लैक ऑफ एंटिसिपेशन रही है थ्रू आउट, खासकर इतना कुछ देखने सीखने के बाद भी कि कोरोना कैसे आ सकता है। एकदम से डर हुआ, एकदम से ये बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, वो कर दो, वो कर दो, और इस बार ऐसा है कि चलो देखा जाएगा, इकोनॉमी की तरफ ध्यान दो। जो चीजें आपने ठीक फरमाया पहले कि ये जो रैलीज हो रही थी, इनके बजाय अगर एंटिसिपेशन की जाती कि नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कुछ दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वैक्सीन आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो हमें कंट्री को पहले आपको सपोर्ट करना चाहिए था। और ऑक्सीजन एक ऐसी वाइटल चीज है कि अगर आज ऑक्सीजन अपोलो हॉस्पिटल में रुक जाए, फर्ज करो, तो क्या बनेगा? कम से कम 300-400 मरीजों का। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन थोड़ी सी भी कम हो जाए, एकदम से क्रैश कर जाती है उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो हम तो ये चीज सोच के भी डर जाते हैं कि अगर ऐसे हालात हो गए तो क्या बनेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हालात बहुत संगीन हैं, और जिस तरह से डॉक्टर एमएस कंवर बता रहे हैं कि ये तो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कुछ मिले ना मिले, कोई दवाई वक्त पर मिले ना मिले, लेकिन ऑक्सीजन होनी चाहिए। जो कोविड से बुरी तरह से मुतासिर हैं, उन्हें सबसे पहले ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये हमारी बदकिस्मती कहिए या फिर हमारी सरकारों और इंतज़ामिया की अनदेखी कहिए कि आज वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, आज वहीं पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, आज परेशान हैं, आज मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान रमन मलिक साहब, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, अक्सर हमारे साथ डिबेट में भी आप जुड़ते हैं। रमन मलिक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। रमन मलिक साहब, ऑक्सीजन की किल्लत है हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा पैदा करता है, उसी मुल्क में आज ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। इसे क्या कहा जाए? इससे पहले जो डिबेट हुआ था उसमें आपने कहा था कि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उससे सरकार ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पिछले 1.25 साल से कोरोना की मार हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन इस 1.25 साल के बाद भी अगर ऑक्सीजन की किल्लत होती है तो इसे क्या कहा जाए? रमन मलिक साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो
मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दो चीजें बड़ी स्पष्ट तरीके से पहले बोलना चाहूंगा कि एक तो भाई साहब, अगर जरूरत ना हो, जो आपके दर्शक देख रहे हैं, अगर जरूरत ना हो, किसी के जीने मरने की बात ना हो, तो कृपया करके घर से बाहर मत निकलिए। दूसरी चीज, मास्क, हाथ धोना, अच्छा खाना, साफ सुथरा रहना और लिक्विड इनटेक रखते रहना, ये एक बेसिक चीज आप फॉलो करें। इससे आप देश को बचाएंगे, ताकि जब अगर आप थोड़े से स्वस्थ रहेंगे तो और प्रेशर नहीं आए जी। हाँ, जहां तक बात ये आती है कि बार बार बात करी जाती है, इस पे बात करी जा सकती है वो है कि किस वजहों से ये सेकेंड वेव आई। क्या ये उन लोगों की वजहों से आई जिन्होंने कोरोना के बाद जब देश में घुसे तो उनको ऐसे अफसर मिल गए जिन्होंने 15-15 हजार लेके उनको नकली क्वारंटाइन का रजिस्टर दे दिया कि जी आपने क्वारंटाइन पूरा कर दिया और आप होटल में तो दिखा दिया रहते हुए, और वाकई रमन मलिक साहब देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं सभी सही है। कोरोना गाइडलाइन पर पूरी तरह से लोगों को अमल करना चाहिए, यही विनिंग फॉर्मूला है। लेकिन रमन मलिक साहब, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि मुल्क में आज इमरजेंसी की किल्लत क्यों है? आज इस पर सख्त एक तरह से तबसरा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, आज लोग दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। इस तरह की सूरत हाल क्यों बनी रमन मलिक साहब? जवाब दे रहा हूं और कोशिश करिए कि दूसरे को भी बोलने के लिए बीच में, देखिए बहुत संजीदा विषय है, उसके बीच में आप अगर इस तरीके से जंप करेंगे तो फ्लो टूट जाएगा साहब। एक चीज आपको और बता दूं कि इस देश के अंदर जितनी ऑक्सीजन बनती है, ये भी पीछे एक प्रचार चलाया गया कि ऑक्सीजन बेच दी साहब, ये कर दिया। बाद में खुद ही जिस पत्रकार ने लिखा था, जिस पेपर ने लिखा था, उससे माफी मांगी, क्योंकि फैक्ट ये कहते थे कि वो ऑक्सीजन जो थी वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी। वो मेडिकल ऑक्सीजन जो गई वो सिर्फ 0.4% ऑफ द प्रोडक्शन थी, जो कि उस समय जरूरत नहीं थी। आज जो जरूरत, ये जो बस्ट हुआ है मार्च में, अप्रैल में, ये सारा जब समय आएगा तो इसका आकलन होगा कहां से बस्ट हुआ, और तब बहुत सारे लोग आएंगे। क्योंकि अक्सर होता ये है, जो यहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक और राजनीतिक दिमाग रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है, जहां तो भाजपा का मुख्यमंत्री हो वहां उस मुख्यमंत्री की नाकामी, और जहां भाजपा का नहीं देखिए, ये सब सियासी बातें हैं रमन मलिक साहब, ये सब सियासी बातें। आप बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी करके सियासत मत कीजिए। देखिए, आप ही ने कहा कि बहुत संजीदा मसला है, बहुत अहम मसला है, फिर उसमें आप बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ रमन मलिक साहब इतना था, और बहुत कायदे से आप अपनी बात को रखते हैं, बड़ी मजबूती से आप अपनी बात को रखते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर आज मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है। मैं इस बात का जवाब चाह रहा हूं बस। सर मैं रख देता हूं, आप अपना प्रोग्राम खुद बोल लें और खुद सुन लें। अपना प्रोग्राम खुद बोल लीजिए और खुद सुन लीजिए। मैं भी लोगों की मदद करता हूं और कर रहा हूं, पिछले 5 दिन में सोया नहीं हूं, और मैं आपके शो पे सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि विषय संजीदा है। अगर आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए, मैं माफी चाह के किसी और रमन मलिक साहब, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। मैंने अगर मौका न दिया हो तो बात अलग है, मैं आपको पूरा मौका ये तरीका नहीं है साहब, मैं आपको बहुत संजीदा विषय बता रहा हूं। नहीं रमन मलिक साहब, मैं भी, देखिए जाहिर सी बात है कि कोरोना से इंसानी जानें कैसे बचाई जाए, इसी पर हम बात कर रहे हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या सियासत करने के लिए नहीं बैठे हैं। रमन मलिक साहब, सर मेरा सीधा सा सवाल तो इतना ही है कि आखिर ये बताइए, कल पूरे देश में एक चर्चा थी, ठीक है आप बोल लीजिए। चर्चा हो रही थी, सुनिए एक मिनट बात सुनिए जी। कल पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि हरियाणा नहीं दे रहा ऑक्सीजन, जबकि असल बात यह थी कि हरियाणा का ऑक्सीजन जो हरियाणा ने अपने पास से दूसरे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में भेजा था, दिल्ली के थ्रू जा रहा था, उसको लूट लिया गया। आज क्या होता है, आज भिवाड़ी में राजस्थान की पुलिस जो है, जो गुड़गांव में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने अभी जोर शोर मचाया कि जी नहीं है, उसके लिए आनी थी ऑक्सीजन, वो
भिवाड़ी में रोक ली गई। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सारी चीजें तो गलत है। मेरा होगा, दवाई में तेरा मेरा रमन मलिक साहब, सर देखिए, इसे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये तो तमाम चीजें गलत हो रही हैं। भगवान का शुक्र मना। आज सरहदों को तोड़कर, रियासत और स्टेट को छोड़कर, आज इन तमाम चीजों को ताक पर रख के इंसानी जान को पहले बचाना है। ये तमाम चीजें गलत हैं, इसे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रियंका राणा जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका राणा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। प्रियंका राणा जी, आज मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है, लोग दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है। आपको क्या लगता है पहली नजर में कि कमी कहां पर रह जाती है? देखिए, पूरी तरह से जो व्यवस्था खराब हुई है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। अभी रमन मलिक जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों का सोचिए जिनके परिवार के लोग आईसीयू में एडमिट होना चाहते हैं लेकिन बेड्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूं, मेरे खुद आसपास के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। अभी जब शो स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ही मेरे पास कॉल आ रहे थे कि हमें किसी तरह से आईसीयू का बेड का अरेंजमेंट करा दीजिए, और हम लोग इतने बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यहां तक कि नेता भी हाथ खड़े कर चुके हैं, जितने भी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इतने ज्यादा परेशान है, क्योंकि ऑलरेडी बेड है ही नहीं। इतना ज्यादा वेटिंग आ रहा है, 30 से 40 बेड है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और लूटपाट हो रही है। आप कह रहे हैं कि लूट रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो क्यों रही है, ऐसी नौबत आ क्यों रही है कि लूट रहे हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए। हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर भी सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, वहां के भी जो पेशेंट हैं वो भी इस तरह से छीना झपटी कर रहे हैं। मैंने खुद वीडियोस देखी हैं कि किस तरह से लोग इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं कि अपने परिवार के जो प्रियजन है उनको बचाने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इसमें राजनीति ना करें, इसमें ये ना बताएं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है किसी भी तरीके से इसको अरेंज करके लोगों की जानें बचाई जाए। और सरकार किस तरह की संवेदनहीनता दिखा रही है। एक तरफ आप इलेक्शन नहीं रोक रहे हैं, इस तरह से रैलीज हो रही है, अभी भी लगातार इतने लाखों की जो भीड़ है, हजारों की भीड़ आप इकट्ठी कर रहे हैं, और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव मुद्दा है और आप गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा आप उन लोगों का भी देखिए ना जिनके परिवार वालों की जान जा रही है, उनके परिवार वालों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आज अगर आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो आप उस पर बौखला रहे हैं। बौखलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें देखने की जरूरत है कि ये चीजों की कमी। और कितने धरने प्रदर्शन, मैं खुद धरने प्रदर्शन कर रही थी जब लोग आपने स्कूल्स खोल दिए, जब आपने छोटे छोटे बच्चों को 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को आपने कहा कि स्कूल में आइए, जबरदस्ती उनको मजबूर किया गया। स्कूल ने किसी के ऑर्डर्स नहीं मारे, डीएम ने उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी आप, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, यहाँ पर अभी स्कूल तक खोले जाए, लेकिन स्कूल वालों ने अपनी मनमर्जी की, जबरदस्ती बच्चों को आपने ये कहा कि नहीं स्कूल में आइए, पेपर दीजिए, जबकि बोर्ड के एग्जाम जो थे पोस्टपोन हो रहे थे, ये देखते हुए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ था सर। कोरोना तभी भी था, लेकिन उसके बावजूद नहीं, कहीं पर अनदेखी तो हुई है। जो आज इस तरह के हालात हैं तो अनदेखी तो हुई है और गलतियां तो हुई है, इसे तो मानना चाहिए, क्योंकि इंसानी जानों का सवाल है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं अतहर जैदी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत छोटा सा सवाल। अतहर जैदी साहब, अब सेंटर भी दिल्ली के साथ खड़ा है, सेंटर ने कहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की, दवाओं की जिस चीज की जरूरत है वो उसके लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार के सामने अभी भी चैलेंज बहुत बड़ा है। अतहर जैदी साहब, देखिए, हम खुद कह रहे हैं इस बात को कि केंद्र सरकार को दिल्ली के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जब केंद्र सरकार एलजी के थ्रू दिल्ली की सरकार को चलाना चाहता है, वो बिल ला के ये दिखाते हैं कि दिल्ली में एलजी की ताकत ज्यादा है चुनी हुई दिल्ली सरकार से, तो इस आपदा के वक्त में भी अगर आप अपना स्टेक एलजी के थ्रू दिल्ली में रखते हैं तो इस आपदा के वक्त में भी आप सब खड़े होइए। और अगर आप ये बात जबानी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के साथ खड़े हैं, हम आपका कोटा बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी दिखना चाहिए, क्योंकि अभी भी वहां से स्टेटमेंट आ गया है, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन दिल्ली में चाहिए उसकी अभी भी शॉर्टेज है। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल से रिक्वायरमेंट आ रही है कि कहीं 3 घंटे की, कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। तो जो आसपास के स्टेट है उनको भी ये समझना होगा कि आज दिल्ली की जरूरत ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इसमें राजनीति ना करते हुए, तेरा मेरा ना करते हुए दिल्ली की मदद कीजिए, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले लोग भी इस देश के ही लोग हैं।
और इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की जान बचाई जाए। तो यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सेल है, स्टील प्लांट्स हैं, उनमें ऑक्सीजन यूज होती है। आप एयरलिफ्ट करिए, एयरफोर्स को लगाइए, एयरलिफ्ट करके दिल्ली को मंगा के दीजिए। आपने उड़ीसा के साथ हमें अटैच कर दिया। नवीन पटनायक जी से हमारी बात हो गई है, उन्होंने पूरा भरोसा दिया हमारी मदद करने का, लेकिन उड़ीसा से ऑक्सीजन दिल्ली आने में भी वक्त लगेगा। तो केंद्र सरकार कुछ इस तरह के तरीके इम्प्लीमेंट करे कि एयरलिफ्ट होके आ जाए, जितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली में ऑक्सीजन आ जाएगी उतना दिल्ली में जो एक क्राइसिस ऑक्सीजन का पैदा हो गया है रमन मलिक साहब, अब जिस तरह के मुल्क में हालात बनते जा रहे हैं, वजीर आजम मोदी साहब ने भी कहा है कि सबको यूनाइट होकर अब इसके खिलाफ लड़ना होगा। वेंकैया नायडू जी का भी यही बयान आया है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तभी कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं। और ऐसे वक्त में सियासत छोड़ के अब कोरोना के खिलाफ सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। रमन मलिक साहब, देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूं, और जिस प्रकार से पिछली बारी भी दिल्ली का हाल हुआ था, तब तो ये बिल नहीं था ना, एलजी साहब वाला बिल तो नहीं था। तभी कप्पू सिंह जो है उन्होंने हाथ खड़े करके निकल लिए थे कोने में कि जी मेरे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ सर्विसेज है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, केंद्र सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर आईटीबीपी, एनसीआर का भी बहुत प्रेशर रहता है रमन मलिक साहब दिल्ली के ऊपर, आप जानते हैं इस बात को। 1500 बेड और बनाए। तो मैं ये बताइए मेरे को, अरे आप राजनीति मत करिए यहाँ बैठ के। आपके 11,000 बेड है, आपने कितने अलॉट कर दिए कोविड के लिए बताइए। अरे केंद्र सरकार के दिल्ली के अंदर 11,000 बेड है, आप बताइए आपने कितने एलोकेट किए कोविड के लिए। शर्म नहीं आ रही आपको? ये दिल्ली सरकार लूटेगी ऑक्सीजन सिलेंडर, दिल्ली सरकार लूटेगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के? दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटेगी? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, बिल्कुल कराया। एफआईआर करिए ना, आप एफआईआर करिए ना, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आप एफआईआर करिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सिलेंडर की लूट की है। आप क्या कर रहे हैं बैठ के? लेकिन हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन जिसकी जान बच सकेगी हम बचाएंगे, हमारे पास जितना है हम सियासत कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरों को भी देंगे, हम चलिए ठीक है नहीं। ठीक है, नहीं देखिए ये सियासत का वक्त नहीं है। अतार जैदी साहब मैं आपसे भी कह रहा हूं, रमन मलिक साहब मैं आपसे भी कह रहा हूं, बल्कि हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ये सियासत का वक्त नहीं है। मुल्क के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है। और जो बात यहां पर अभी प्रियंका राणा जी कह रही थी कि जिसके घर के लोग बीमार हैं, जिनके घर वालों पर कोरोना का अटैक हुआ है, जिन्हें अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे, उनसे आप परेशानी पूछिए, उनसे उनका दर्द आप पूछिए। सियासत मत कीजिए, बराए मेहरबानी सियासत मत कीजिए। मैं डॉक्टर एम एस कंवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। कंवर साहब, इस तरह के मुश्किल हालात में क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको फौरी तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, हॉस्पिटल में अगर बेड्स नहीं मिलते हैं और आप कोरोना का शिकार हो गए, तो ये तो बहुत मुश्किल मतलब हालात होंगे। ऐसे में एक आम आदमी को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, सुझाव तो वही है जो पहले से चले आ रहे हैं कि आप कांग्रेगेशन में मत जाइए और बाहर मत निकलिए, मास्क सैनिटाइजेशन करिए। ये चीजें तो हम सुन के भी और बता के भी थक गए हैं, सबको मालूम भी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कितनी होती है इस मुल्क में, वो एक बड़ी देखने वाली बात है। और अगर नेशनल लेवल पे वो विल और डिटर्मिनेशन सिर्फ स्पीचों में ही है और ऑन द ग्राउंड अगर नहीं है, तो उसके रिजल्ट आपके सामने है। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं जी हाथ धो, दूर डिस्टेंस बनाओ, साथ में रैलीज हो रही हो, या कुंभ मेला चल रहा हो, या किसान रैलीज चल रही हो जिसको आप जिसका सोल्यूशन नहीं कुछ निकल रहा, या कहीं भी कांग्रेगेशन हो, अल्टीमेटली वो लोग दूसरों में मिक्सअप तो होंगे, बीमारी तो फैलाएंगे, कोरोना तो रुकेगा नहीं। अगर जो भी उसको रोकने का तरीका है उसको अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते अपने आप अपने ऊपर, तो ये हालात हो रहे हैं जो कि देखने पड़ रहे हैं। पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा, रिलेटिव्स रो रहे हैं, सैकड़ों कॉल्स रोज आ रही हैं हमारे पास कि किसी तरीके से बेड मिल जाए, ऑक्सीजन बेड मिल जाए, आईसीयू मिल जाए, एंड वी आर सो हेल्पलेस। हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, 25 साल हो गए, अगर मेरे रिलेटिव को जरूरत पड़ जाए यहाँ एडमिशन की, बेड नहीं है,
ऑक्सीजन बेड की दिक्कत आ जाएगी। और बहुत अगर बहुत पीछे बहुत से मुश्किल ऑक्सीजन हालात, की कमी आ गई तो क्या बहुत बनेगा? मुश्किल अगर हालात है। और आज ऑक्सीजन पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक दिन में केसेस हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में आए हैं। और अब हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के साथ हम खड़े हों और सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना की उस पर अमल किया जाए, एहतियात किया जाए, तभी हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। और बार बार यही चीजें बताई जा रही हैं जो बातें यहां पर डॉक्टर साहब ने बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम एस कंवर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रियंका राणा जी, रमन मलिक साहब और अतहार जैदी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।